होड़ी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसर हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा, जाकर नान तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गया या और किसी कारण से गाय ना दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्टे ने इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी, मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठा बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भूर हो गया, तुमने नांद गाड़ दी दादा। होड़ी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कहा कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता। गोरस यानी कि उस टाइम कोई खाने का चीज़ था, मतलब अभी भी होगा, लेकिन क्या चीज़ का नाम गोरस है ये हमको नहीं पता। कहीं ना मिले तो नाहक बहद दो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। उनके मन में कोई चोर पेट है जाए, चोर पेट है या डाय, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधों पर रखी और चल दिया। होड़ी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करे कैसे, कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगोजा हो गया, घर की साख जाती रही। महतों लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपये मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवे इतने रुपये, रास खलियान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता, ब्याह कहाँ से हो। और अब तो सोना बिहाने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो। होड़ी ने कहा, दमड़ी बसोर सामने खड़ा है, नाटा काला, खूब मोटा चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चीके, कुर्सियों, मोढ़े, टोकरियों आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट के ले जाता था। होड़ी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपने तीनों कोठियों दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांसों का बयान ले लिया। फिर दोनों लौटे। होड़ी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करना। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतों जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरी के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतों, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुद्दा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियों तो बटन गई होगी। होड़ी ने आकाश की ओर देखा और मौन उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी, जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नियत नहीं है। इधर तुमसे रुपये मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं। नहीं, कह दूं कि 20 रुपये सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के
अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी काली माँ से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो, 20 रुपये में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मूल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपये का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान कर रख दी और बांस काटने लगा। की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोक कर कहा, बांस मोल लिए हैं 15 रुपये, सैकड़े का बयाना हुआ है, सेत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी, उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारे पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मार कर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपये में हमारे बांस ना जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनौ श्रृंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना ना था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गाबड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो ना, मैंने कह दिया मेरे बांस ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पाँव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेल दे, उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोजे की ऊंची बाधा को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमा कर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खा कर अपने सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसके अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वो इतना गवार है कि महतों के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहुत झूठ मूठ रोती है।
रुपये की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून, कोई तिरछी आंखें से देख तो आंख निकाल ले। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला गाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिराया नहीं दिया, खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया, पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पूर्व वहीं छोड़ा और ओंगे लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा ढीलगढ़ा सर्वा शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी, मगर उसे चौधरी पर क्रोध ना था। क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी, क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था। उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई। उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोल कर बातें करे, यह उसे असह्य था। वो खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपये में सौदा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन। आते हैं उसने पुनिया का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा, लाते जमाने, हरामजादी तो हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है, किसकी पगड़ी नीची होती है बता, एक लातोड़ जमा कर। हम तो वहाँ कलेऊ की बाँट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आँख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी है करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मेरी आवे देवी मैया, तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तो कोढ़ी हो जाए। हाथ पाँव कट कट गिरे और गालियाँ तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन एक पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि में कोई विशेष कष्ट न था, मगर बीमार पड़े उधर विदा हो गए। लेकिन कोढ़ या घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पिसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोटे पकड़कर फिर उसका हाथ जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पाँव कट कर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, तू ही अपनी इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी। तू तो इतना भताड़, तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। क्या कहानी है यार, सुनिए आप लोग। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारपूर्वक समझाने लगा, हीरा मातो अब जाने दो, बहुत हुआ, क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जाते इसी तरह बहकती है, आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानुस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होड़ी ने दौड़ कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि तुम बहुत बड़े बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर भी पी जाओगे। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे ना लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी ना कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बाँह से काटो, मैंने सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़े में तय है। कहा तो पन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है, भाग फूट गया कि तुझ जैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कलेव की ठोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरागढ़ जा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पाँव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खोलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होड़ी ने कहा, अब फिर मार धार न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूँ ही
शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए? बहुड़िया को कर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांट न जाएगी। होड़ी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने के साथ बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा रहने दो। यहाँ पे निभा का मतलब है शादी होना। अच्छा रहने दो, बहुत अपना बखान ना कर। तू ही रोट रोट नहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपनी गरज सताती थी तब मनाने जाते थे लाला। मुझे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है। छन छन पर बगुले उठते और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्रामम संध्या आती है, शीतल और शांत, जहाँ नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुँचता। धनिया ने आंखें में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होड़ी ने मीठे उलाने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। धनिया, भोला से पूछ मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली आंत। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, महतों चल कर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होड़ी ने सांस गिनने की ज़रूरत न समझी। चौधरी ऐसी आदमी नहीं है, फिर एक आध बांस बेसी काट ही लेगा तो क्या। रोज़ ही तो मंगनी बांस कटते रहते हैं। सालगांव में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। होड़ी ने गिन कर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरौवती से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा, महतों ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं? तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो को 2.5 रुपये निकलते तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ना खिला था। अब उसे किसका डर? होड़ी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था। क्या कहे, आधा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी। 2 रुपये दवा कर राजाना हो जाओगे। चौधरी बोला, तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दवा कर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये पर अपना इनाम बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दो तो सिर नीचा हो जाए। होड़ी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपये सामने ज़मीन पर रख कर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते, वह खुशी से कितना फूल उठता। अपने चालाकी से सराहता कि बैठे बैठाए 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 1-2 दिन में लाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसका छोटा छोटा, क्योंकि बुक बहुत लंबा है, 320 पेज का है, और अभी हम अप्रोक्स 25 पेज ही कवर कर पाए हैं 3 से 4 वीडियो में। तो बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और इस किताब को कोशिश करेंगे बहुत
धीरे धीरे ही कवर करें, लेकिन बुक को पूरा कवर करना है ताकि आप लोग भी समझ जाएं। और हम आगे फिर इसी तरह आप लोगों के सपोर्ट के थ्रू नया कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद।